आज हम लोग सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टॉपिक है रिस्पेक्टरी सिस्टम रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र क्या होता है? हम जो सांस लेते हैं वो सांस लेने और छोड़ने की क्रिया श्वसन कहलाती है। तो चलिए श्वसन तंत्र यानी कि उसके सिस्टम के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जब श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीकरण मतलब जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो या ऑक्सीजन से होती है उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस क्रिया में ऑक्सीकरण होती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इस क्रिया के दौरान ऊर्जा, जब हमारा ऑक्सीकरण होता है पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन जाता है तो ऊर्जा प्राप्त होता है। और ऊर्जा यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, जब तक खून हमारे शरीर में दौड़ता रहेगा, जब तक सांस चलता रहेगा तब तक हमारा शरीर गर्म रहेगा, यानी कि उष्मा हीट, हमारा शरीर गर्म रहेगा। और जब हम मर जाएंगे, जब ब्लड सर्कुलेशन पूरा रुक जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब मेरा शरीर ठंडा हो जाएगा। मेरा ही नहीं बल्कि किसी का भी शरीर ठंडा हो जाएगा और उष्मा नहीं होगा। जब ऑक्सीकरण की और श्वसन की क्रिया होगी तब ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा और उष्मा भी होगा। और तीसरा है अपचाई कैटाबोलिक जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटाबोलिक, यानी कि अपचाई मतलब किसी भी चीज को तोड़ देना, बिखेर देना, तोड़ देना ही अपचाई कहलाता है। एक एनाबोलिक होता है उपचाई जिसे कहते हैं, और अपचाई को एनाबोलिक कहते हैं जिसे जोड़ने की क्रिया कहते हैं। तो अपचाई और उपचाई आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे उपचाई कैटाबोलिक होता है जो तोड़ता है। तो चलिए हम समझते हैं श्वसन अंग मनुष्य में क्या होता है। मनुष्यों के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए मनुष्य का ही अभी देखेंगे। मनुष्यों में श्वसन अंग फेफड़ा होता है, फेफड़ा जिसे लंग्स कहते हैं। तो लंग्स, इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन पूरे श्वसन की क्रिया जो होती है उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास या ब्रोथिंग कहते हैं। इसमें दो क्रिया होती है, आप समझते होंगे। जैसे हम सांस लेते हैं, सांस लिए छोड़े, तो जब लेते हैं उसको हम कहते हैं, जब खींचते हैं या लेते हैं तो उसे हम इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन मतलब निश्वसन। और जब हम निकालते हैं तो निकालना या छोड़ना को हम कहते हैं एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन। हिंदी में निश्वसन और निःश्वसन, बस दो बिंदी का अंतर है, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन मतलब हवा अंदर जा रहा है तब हवा लेना को कहते हैं निःश्वसन, और निकालना को कहते हैं निःश्वसन। तो यहाँ पे आप समझते होंगे, जब हम अंदर लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं। हवा में क्या होता है आपको पता होगा कि हवा में जो नाइट्रोजन की मात्रा है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है और वो ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है। CO2 की मात्रा 0.03% होता है। तो इससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं है, ये तो ऑलरेडी सबको पता है कि ऑक्सीजन में इतना होता है। तो एग्जाम में ये नहीं आएगा, लेकिन ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब निकालते हैं हम लोग, छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पूछेगा कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, पूछ देगा। तो यहाँ तो हम ऑक्सीजन की मात्रा 21% लिए थे और यहाँ छोड़ कितना है? 17%, यानी कि 4% शरीर को चाहिए, शरीर रख लेता है, बॉडी रख लेता है। हमारा श्वसन की क्रिया के दौरान बॉडी रख लेता है 4%। और वही 4% यहाँ देखिए CO2 जो यहाँ पर 0.03% था, यहाँ पे 4% निकल रहा है। यहाँ पे लिया था 0.03 लेकिन निकल रहा है 4। तो यही 4 का अदला बदली होता है इन दोनों में, CO2 और O2 में।
N2 जितना जाता है N2 उतना ही रह जाता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन की ही केवल आवश्यकता है N2 के, तो N2 क्या होता है, तो N2 चलिए आगे बताएंगे इसको भी। तो ये आप लोग समझ गए होंगे, एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है, यही पूछता है। N2 O2 CO2 तीनों पूछता है, सब पूछते हैं कि, और ऐसे भी अगर ये भी पूछेगा तो ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो हम लोग वायुमंडल में हवा लेते हैं श्वसन के दौरान, तो उसमें जो नॉर्मल है वही ना लेंगे। तो नॉर्मल के पता ही होगा 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%, तो छोड़ने वाला ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं श्वसन तंत्र के कुछ भाग, जो इसके पार्ट होते हैं उसे हम भाग कहते हैं, भाग या पार्ट कह सकते हैं। यहाँ पे पार्ट का, तो पहला जो भाग होता है वो है नासा छिद्र। नासा छिद्र मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जिसे नाक कहते हैं, नाक का छेदा कहते हैं, इसे नासा छिद्र कहा गया है, नासा छिद्र कहते हैं इसे। और नासा कपाट, नाक के ऊपरे वाले भाग, ये जो आपका है इसे नासा कपाट कहते हैं। और तीसरा जो है ग्रसनी, यहाँ मुंह खोलने के बाद आपको जो यहाँ पे दिखाई देता है, जो जहाँ तक दिखाई देता है, जहाँ एक लंबा सा गुच्छा टाइप कुछ होता है, उसे हम ग्रसनी कहते हैं या फेरिंग्स ग्रसनी कहते हैं हम उसे। और चौथा जो है स्वर तंत्र, स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स, स्वर तंत्र या वॉइस बॉक्स, यहाँ ये जहाँ से आपका आवाज़ क्रिएट होता है, जहाँ से आवाज़ बनता है, वो पहले वीडियो में हम बता दिए हैं वॉइस बॉक्स के बारे में। तो ये है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र के बाद आता है श्वास नली, श्वास नली यानी कि ट्रेकिया। यहाँ देखिए, ये है श्वास नली ट्रेकिया, यहाँ पे आप देखिए श्वास नली ट्रेकिया। और ट्रेकिया जहाँ से दो भाग में बढ़ जाता है, यानी कि दो फेफड़ा हमारे शरीर के अंदर है, तो दोनों फेफड़ा में एक एक पाइप चला जाता है। इसे ये तो जो एक पाइप यहाँ विभाजित हो गया, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। इधर जब डिवाइड हुआ तो ब्रोंकाई ऊपर जब एक में था, तो ट्रेकिया जब डिवाइड हुआ यानी कि दो भागों में बटा, तो उसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई कितने होते हैं शरीर में, तो दो होते हैं, दो फेफड़ा होते हैं, दो ब्रोंकाई होते हैं। और ब्रोंकाई भी आगे जाके और कई शाखाओं में विभक्त हो जाता है, ऐसे ऐसे पूरे फेफड़ा में चला जाता है। तो हम लोग इसको कहते हैं ब्रोंकियोलिस कहते हैं, ब्रोंकियोलिक। तो ये ब्रोंकियोलिक। और ब्रोंकियोलिक के बाद होता है, ब्रोंकियोलिक के बाद यहाँ पे एल्वियली यहाँ पे देखते हैं वायुकोश आप जानते होंगे कि एल्वियली यानी कि वायुकोश यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा होता है, वहाँ पे ही यहाँ पे वायु जाता है, पूरे फेफड़ा में जाता है। और यहाँ से जो ब्लड, इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन जाने के बाद ब्लड में चला जाता है। ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन पूरा ऑक्सीजन को लेकर और सबको पूरे शरीर में सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन यानी कि पूरे शरीर में दौड़ने लगता है, तो खून के साथ तो सबको मिल जाता है ऑक्सीजन, सभी कोशिकाओं को। यहाँ पे देखिए ब्लड के बाद सेल में कोशिकाओं को जाता है, कोशिकाओं सबको देता है, कहता है लो तुम लो तुम लो तुम लो तुम लो, जैसे लड्डू बांटते हैं हम लोग ना कोई त्योहार पर या किसी पे, वैसे ही ये हीमोग्लोबिन जो है ब्लड में वो जाके दे देता है सबको, कोशिका को बंटवारा करता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में एक क्रैश चक्र चलता है, एक क्रिया होती है क्रैश चक्र की क्रिया, क्रैश चक्र होता है, जिसमें क्रैश चक्र क्रिया होने से ग्लूकोज और CO2 बनता है। ग्लूकोज जहाँ से हमें फिर एनर्जी मिलता है, तो ग्लूकोज की क्रिया, ग्लूकोज बनता है क्रैश चक्र से और CO2 बनता है। CO2 को फिर हीमोग्लोबिन क्या करता है कि CO2 को लेकर वापस चला जाता है और वापस इसी विधि से यहाँ पे हम छोड़ देते हैं, सांस छोड़ देते हैं, CO2 वापस चला जाता है। तो ये बंटवारा का आपको पता चल गया। अब और ये देख लेते श्वसन मार्ग किसे कहते हैं, वायु जिस मार्ग से फेफड़ा तक जाती है और वहां से वापस CO2 के जिस मार्ग से लाती है, उस नली या उस पाइप
या उस रास्ते को हम श्वास नली या श्वसन मार्ग या श्वसन नली कहते हैं। तो इतना आप समझ गए। और आगे हम लोग देखते हैं, जब कोरोना चल रहा था, अभी तो दूसरा लहर सुनाई आ रहा है कि तीसरा लहर फिर आएगा, लेकिन क्या होता है वो अब समय बताएगा। लेकिन ये देखिए, जब कोरोना आया था, कोरोना महामारी, तो क्या किया था, सबको वेंटिलेटर पर, बहुत वेंटिलेटर की कमी हो गई थी, ये वो। तो क्या होता था, यहाँ पे आता था ऑक्सीजन के माध्यम से, और जो कोरोना वायरस था वो यहीं घुस जाता था। और यहाँ ये जो आपको एल्वियली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एल्वियली, और यहाँ क्या कहते हैं ब्रोंकियोलिक, जो है ब्रोंकियोलिक में पूरा भर जाता था कोरोना। अब कोरोना भर गया तो जाम कर दिया, पाइप ही जाम हो गया, पूरा नली ही जाम हो गया, ऑक्सीजन जा ही नहीं रहा है उधर। तो जा ही नहीं रहा है तो वेंटिलेटर में के माध्यम से एयर प्रेशर दे के हवा को डाला जा रहा था, जिससे जिससे सांस ले रहे थे लोग, और वेंटिलेटर के माध्यम से। और वेंटिलेटर गया तो वो भी गया, क्योंकि ये पाइप जाम था, ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं अंदर, तो होगा क्या। तो अब चलिए, और स्ट्रक्चर में आप ये देख रहे हैं, नीचे क्या है, नीचे डायफ्राम। तो ये डायफ्राम क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए, तो ये जो हम अगर सांस लेते हैं तो ऐसे लेते हैं, तो हवा जा कहाँ रहा है, यहाँ पे जाता है, तो ये फूलता है, पूरा फूल जाता है, गुब्बारा की तरह होता है, ऐसे फूल जाता है। तो ये फूलता है, तो ये डायफ्राम जो है ये नीचे चला जाता है, नीचे ये चला जाता है नीचे। और जब ये बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो किसके माध्यम से, ये डायफ्राम, फेफड़ा कुछ नहीं करता, ये डायफ्राम ऊपर की डायरेक्शन में आता है और इसे मोड़ देता है, इसे दबाव देता है, तो हम हवा छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते नहीं, छोड़ते हैं इसी विधि से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अब आप समझेंगे कि नीचे से अगर इसको दबाव बना रहेगा तो जैसे गर्भवती महिलाओं में क्या होता है कि ये नीचे, वहाँ पर तो पेट में बच्चा है तो ये नीचे जा नहीं सकता, क्योंकि पेट में जगह ही नहीं है नीचे जाने का। तो ये डायफ्राम नहीं, तो डायफ्राम जो है महिलाओं का, ये जो पसलियाँ हैं, डायफ्राम का काम पसलियाँ कर देते हैं। ये अगर पसली टूटा किसी गर्भवती महिला का, तो वो जिंदगी से चली गई, यानी कि उसका जान भी जा सकता है। तो डायफ्राम महिलाओं में काम करता है, वो सिर्फ पसलियों से। पुरुषों में सिर्फ डायफ्राम से ही श्वसन की क्रिया छोड़ने की होती है। अब सोचिए कि अगर ये डायफ्राम काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। सांस तो हम ले लेंगे, लेकिन निकलवे नहीं करेगा, कैसे निकालिएगा। ये काम कर रहा है, ऊपर इसे धक्का मार रहा है इसे, तब ना हम सांस ले रहे हैं, निकल जा रहा है, आराम से चला जा रहा है। तो ये है डायफ्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं श्वसन जो होती है वो दो श्वसन होते हैं, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन, एक इंटरनल एक्सपिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेटरी एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेटरी। यानी कि बाह्य श्वसन किसे कहाँ होता है, फेफड़ा में, यहाँ से जो होता है हवा जो डायरेक्ट जाता है फेफड़ा तक, यहाँ फेफड़ा में होता है। और आंतरिक श्वसन पूरे शरीर में होता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से। हीमोग्लोबिन परिवहन का, ऑक्सीजन के परिवहन का काम कौन करता है, और CO2 को लाने का काम तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे शरीर में आंतरिक श्वसन, पूरे शरीर में, पूरा ऊपर से नीचे जहाँ भी हो, पूरे पार्ट टू पार्ट जाता है, आंतरिक श्वसन कहते हैं, आंतरिक श्वसन। अब यहाँ पे देखिए कि ग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन करता क्या है, यहाँ पे जब ऑक्सीजन इधर से गया, ऐसे ऑक्सीजन यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद यहाँ ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन लेता है। लेकिन आप कभी ये जो ऑक्सीजन से तो इसे प्रेम है ही, लेकिन अगर इसे कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है तो इसको छोड़कर और कार्बन मोनोऑक्साइड को ये ग्रहण करता है, ज़्यादा उससे प्रेम करता है, ऑक्सीजन ले जाना बंद कर देगा। सभी जहाँ वो ऑक्सीजन का सप्लाई करता था वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड का सप्लाई कर देगा, जिससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी और वहाँ पे
क्रैश चक्र का क्रिया में बाधा होगा, जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है? धुआं में। आप देखे होंगे कि जाड़े के दिन में लोग ना आग जलाकर, जैसे सूखा हुआ गोबर या लकड़ी वगैरह जलाकर और घर बंद कर देते हैं, दरवाजा वगैरह बंद कर देते हैं, खिड़की दरवाजा। तो उससे क्या होता है? धुआं पूरा घर में भरता है। धुआं भरने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, जो धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जाता है अंदर। अगर हमारे सांस के साथ जाता है तो क्या करेगा? ये हीमोग्लोबिन तो इसको ज़्यादा पसंद करता है। तो इसको अगर ज़्यादा पसंद करता है तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है। ऑक्सीजन को छोड़ने के बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरा सप्लाई कर देगा। पूरा सप्लाई कर देगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा। ऑक्सीजन की जब कमी हो जाएगा तो हमें अकबकी या हड़बड़ी होने लगेगा, जल्दी हम भागने की कोशिश करते हैं। तो यही होता है, इसलिए हमें धुआं में नहीं रहना चाहिए। ऐसे भी सांस से बीमारी होता है ये सब धुआं वगैरह से। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में समझ लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा पसंद करता है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन। तो बाह्य श्वसन जो फेफड़ा में होता है और आंतरिक श्वसन होता है पूरे बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो इतना आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते। 500 ml नहीं, 600 ml। 600 ml आप लोग देखे होंगे कोई बोतल वगैरह, बस उतना ही नॉर्मली हम लेते हैं। जिससे हम जितना नॉर्मली सांस एक बार में लेते हैं उसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और टोटल लंग्स कैपेसिटी, एक बार में अधिकतम सांस लेने की क्षमता, खींच के आप कितना ले सकते हैं? खींच के पूरा सीना फूल जाता है तो ये कौन? लंग्स फूलता है तब तो ये होता है। कितना ले सकते हैं? जितना आप मैक्सिमम खींच सकते हैं वो है 6000 ml, यानी कि 6 लीटर। 6 लीटर तक आप मैक्सिमम आपका कैपेसिटी होगा। नॉर्मली यही होता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे 10 20 50 ml का, बाकी नॉर्मली यही होता है। तो टोटल कैपेसिटी, लंग्स कैपेसिटी आप समझ गए, टोटल टाइडल वॉल्यूम समझ गए। अब ये है कि 1 मिनट में वयस्क का जो होता है कितने बार सांस लेता है? वयस्क आदमी जो है 17 बार सांस लेता है। वयस्क आदमी जो है 1 मिनट में 17 बार सांस लेता है एवरेजन। और बच्चे जो होते हैं, बच्चा, छोटा बच्चा या नॉर्मली 8-10 साल तक, वो 25 बार, एक बार में 25 बार तक सांस लेते हैं। आदमी जब अगर सोता है तो वो 14 बार सांस लेता है, जबकि 12 से 14 बार सांस लेता है। और जगे रहता है तो 16 से 17 बार सांस नॉर्मली यही लेता है। तो ये आप समझ गए होंगे टाइडल वॉल्यूम एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम किसे कहेंगे? एक बार में नॉर्मली जितना हम सांस लेते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी, जितना हम हटा सकते हैं, इसमें जितना खींच के हटा सकते हैं, जितना बोझ सकते हैं डाल के। तो ये आप समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर आप देखे होंगे कहीं हॉस्पिटल में या बिल्डिंग दुकान में या कहीं इंडस्ट्री, अगर खनन क्षेत्र से है तो वहाँ पे देखिए खनन जहाँ होता है वहाँ पे ऑक्सीजन डाला जाता है। कहीं अगर टनल मतलब सुरंग का निर्माण हो रहा है वहाँ पे होता है ऑक्सीजन। बहुत सारा उपयोग है ऑक्सीजन सिलेंडर का। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का आप जो देखे होंगे पर्वत, यानी कि पर्वत, जो लोग पहाड़, बहुत ही ऊंचे पर्वत यानी पर्वत पर जाते हैं पर्वतारोही लोग, तो वो कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं? ऑक्सीजन O2 यानी ऑक्सीजन और N2 नाइट्रोजन, उसमें नाइट्रोजन मिला हुआ होता है, और नाइट्रोजन लेके जाते हैं पर्वतारोही में। अब यहाँ देखिए समुद्र में, अगर आप समुद्र में जाते हैं तो समुद्र वाले सिलेंडर में भी नाइट्रोजन ही होता है। लेकिन अगर आप 300 फीट की गहराई से ज़्यादा वाले समुद्र में जाते हैं, अगर 300 फीट की गहराई से ज़्यादा नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आपको O2 प्लस हीलियम मिश्रित ऑक्सीजन लेके जाना होगा।
गहरे समुद्र में 300 फीट से नीचे ज़्यादा जाने के लिए ऑक्सीजन में हीलियम युक्त सिलेंडर लेके जाना होगा। अब आप देखेंगे इंटेंसिव केयर यूनिट। इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू। आईसीयू का नाम तो आप सुने होंगे, ये हॉस्पिटल में होता है। इमरजेंसी बहुत ही रेयर केस पेशेंट जो होते हैं, जैसे कोमा में या बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज पेशेंट होते हैं। इंटेंसिव केयर यूनिट जिसे हम शॉर्ट में आईसीयू कहते हैं। आईसीयू के वेंटिलेटर में आप देखे होंगे कि ऑक्सीजन के साथ हीलियम वाला होता है। और उसमें होता क्या है कि एक जैसे नॉर्मल अगर रहेगा कोई पेशेंट तो उसमें ऐसे लगा दिया जाता है, वो अपने से सांस ले लेता है। लेकिन अगर जो नहीं ले पाता है, जिसका पूरा डैमेज हो गया है, उसको क्या किया जाता है, लगा के एयर पाइप लगा के नाक के माध्यम से, या डायरेक्ट भी ज़्यादा इधर उधर अगर हो गया है तो डायरेक्ट भी पाइप लगा देते हैं डॉक्टर। तो उसके माध्यम से आप प्रेशर देके और ऑक्सीजन से श्वसन की क्रिया कराई जाती है। तो ये तो आप समझ गए कि ऑक्सीजन सिलेंडर। अब आप कहेंगे कि ऑक्सीजन, जब हमें सिर्फ ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ये N2 ये तो वापस आ जाता है जब हम निःश्वसन करते हैं। निःश्वसन यानी कि छोड़ते हैं तो ये तो वापस आ जाता है। तो ऑक्सीजन इतना भारी होता है कि हम कभी ऑक्सीजन को डायरेक्ट लिए नहीं है। अगर डायरेक्ट लेंगे तो हमारे फेफड़ा पर बहुत घाव लगेगा। जैसे किसी पर अगर बालू फेंकिए, बालू आप फेंक के देखे होंगे, बालू जन्मे किए होंगे, रेत, किसी पर रेत फेंकिए और किसी पे पत्थर फेंकिए तो चोट किससे लगेगा? तो ये समझिए कि पत्थर है, ऑक्सीजन केवल पत्थर है। ये इससे आदमी की मृत्यु, मौत भी हो सकती है अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन लेंगे तो। और नाइट्रोजन इसमें मिला दिया जाता है अस्थिर करने के लिए उसे। N2 हीलियम, यही काम है। डायरेक्ट ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये पूरा टॉपिक। जय हिंद।